एनडीसी-ईडीयू के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में अपनी जो 6.2 प्रश्नावली थी वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे कि 6.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करने से पहले उसके जो भी बेसिक्स हैं वो एक बार वापस से देखेंगे। पहले आपको बताए हुए हैं वो, लेकिन एक बार वापस से देखेंगे 6.3 प्रश्नावली में क्या बेसिक्स आते हैं, क्या रूल्स हैं, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ें। तो देखना, पहला जो 6.3 प्रश्नावली में जो रूल्स हैं आपको वो मैंने बताए हैं, एस 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 नियम, एस ए नियम, ए नियम और ए उपनियम। तो ये नियम आपको सही तरीके से क्लियर होने चाहिए, तभी हम इस प्रश्नावली पर अपनी कमांड बना सकेंगे, वरना इस प्रश्नावली को करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करता हूं वो चीजें कि देखना, हमने पहला जो पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था, एस नियम पढ़ा था, कि अर्थात इसका मतलब क्या है, एस का मतलब है साइड, साइड का मतलब भुजा, अर्थात भुजा नियम, कि किसी त्रिभुज की अगर संगत भुजाएं, अगर तीनों भुजाएं, संगत तीनों भुजाएं अगर समान अनुपात में होना, संगत तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज दिया हुआ है और दूसरा त्रिभुज और है, तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर समान अनुपात में हो, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होने पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। एक तो ये हमारे पास क्या है, एस नियम है। दूसरा नियम हमारे पास क्या था, दूसरा नियम हमारे पास था एस नियम, भुजा कोण भुजा नियम। अब देखना, ये नियम आपको बहुत दिक्कत देगा, इसलिए मैं आपको इसको बड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। देखना, एक ट्रायंगल हमारे पास है ये, और एक ट्रायंगल हमारे पास है ये। अब ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है और ये ट्रायंगल हमारे पास डी ई एफ है। और इस ट्रायंगल की बात करें तो देखना, इसमें इन भुजा के मध्य वाला जो कोण है वो 70 डिग्री है, और इसमें इस भुजा के, इन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 70 डिग्री है। तो देखना, यहां से ये कोण 70 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है। अब मैं बोलूं ये भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, और ये भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ये भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो एक बात देखना आप यहां से, कि हम कब बोलेंगे कि ये दोनों समरूप है, कि ये जो कोण है ना, जो समान कोण है दोनों त्रिभुजों में, इन कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं, इन कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, इस कोण को ये भुजा और ये भुजा बना रही है, इस कोण को ये भुजा और ये भुजा बना रही है। तो ये भुजाएं है ना, इनका अनुपात समान होना आवश्यक है, कि इन कोण को तब हम बोलेंगे कि एस नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप है। तो एक बात देखना, हम इसको कब बोलेंगे, एक तो ये देखना, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ए मतलब एंगल तो समान है। अब इस एंगल को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, इस त्रिभुज में तो ये और ये भुजा इस एंगल को बना रही है, इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा इस एंगल को बना रही है। तो देखना, इसके संगत भुजा कौन सी है, ये है। देखना, इसको वैसे लिखें कि देखना, ये इसके संगत भुजा, तो देखना जब 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये देखना, इसको ऐसे मानो ये 6 है और ये 3 है, ये 6 है और ये 3 है। जब 10 में ये संगत भुजा इसके ये है, तो 10 में 5 का भाग देंगे तो 2। अब इसमें इसके संगत भुजा ये है, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2। देखना, ये जो एंगल है, इसको बनाने वाली भुजाएं ये दोनों है, तो इनका अनुपात समान आ रहा है, दो भुजाओं का अनुपात समान है और एक एंगल समान है। तो क्या बोलेंगे कि ये एस नियम से हमारे पास क्या है, समरूप है। ठीक है बच्चों। अब देखना, तीसरे वाला हमारे पास मेथड, तीसरे वाला नियम हमारे पास क्या है, ए नियम। वो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण, किसी त्रिभुज के, एक त्रिभुज जैसे ये दिया गया, ये 70 डिग्री, यहाँ पे एंगल, ये एंगल, इस तीनों, ये जो दोनों त्रिभुज है इसमें तीनों एंगल अगर समान होंगे तो ये समरूप होगा।
अब देखना चौथा होता है ए उपनियम। ए उपनियम क्या होता है आपको पता है? देखना बच्चों, ये 70 डिग्री है और ये मैं बोलूं 60 डिग्री है, और मैं बोलूं ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दो कोण जब बच्चों त्रिभुज में समान हो रहे हैं ना, तो ये एंगल आपको पता है अपने आप समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 70 और 60 होके कितना हुआ? 130 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? बचा हुआ 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये बचा हुआ भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। इसका मतलब अगर त्रिभुज के दोनों कोण समान है, दोनों त्रिभुज में एक दूसरे के संगत कोण है, वो दोनों कोण समान है, तो इसका मतलब वो ए नियम से क्या होगा? ए उपनियम से क्या होगा? वो समरूप होगा। और तीसरा कोण आपको पता है अपने आप समान होता है। अब देखना यहां तक आपको नियम मैंने आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं 6.3 जो हमारी प्रश्नावली है उसके एग्जाम्पल्स पे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। 6.3 प्रश्नावली के पर चलने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, तो जिससे आपको समझने में, जिसे क्वेश्चन करें तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप एक बार इन क्वेश्चन के साथ थोड़ा प्रैक्टिस पे आ जाओ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखना उदाहरण नंबर हमारे पास कौन सा है? उदाहरण है हमारे पास 5। 4 का उदाहरण आपको खुद को करना है। आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। आकृति 6.30 में क्या ज्ञात करना है? कोण P ज्ञात कीजिए। अब देखना बच्चों, अब मैं पहले आकृति बना रहा हूं, क्योंकि आकृति के बगैर तो हम कर ही नहीं सकते ना इसमें कुछ। ये प्रश्नावली ही हमारी आकृति बेस पर है, तो आकृति जब बनेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे बच्चों। ए बी सी, तो ये इसमें एंगल दिया गया है 80 डिग्री, और ये इसमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री, और ये इसमें बुझा दी गई है 3.8 सेंटीमीटर, ये बुझा दी गई है इसमें 3√3। ठीक है बच्चों, ये दी गई है 6। अब देखना बच्चों, आगे वाला जो दिया गया है मैं देखना बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप जाना नहीं कहीं। ये देखो, अब अगले वाला P Q R ट्रायंगल है। ये है 6√3 और ये है 7.6 और ये वाला है 12। ठीक है, तो देखना कोण P का मान हमें ज्ञात करना है, तो आप ऐसे तो ज्ञात नहीं कर सकते ना बच्चों। इसमें तो कोई दो एंगल हमें दिए हुए नहीं है। हमें तो इस वाले त्रिभुज में दो एंगल देख के अगर कोण C पूछता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो ये 40 डिग्री होगा। लेकिन तो हमें इसमें ना कोई एंगल दिया हुआ, ना कुछ और दिया हुआ, तो हम कैसे इस पे जाएं? तो आपको सोचना है। क्या सोचना है? हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसमें भी दी गई है, इसमें भी दी गई है, इसका मतलब इनका तो यूज होगा ना बच्चों, इनका यूज होगा ना। कैसे होगा देखना, क्योंकि एंगल का तो हम यूज कर ही नहीं सकते। क्योंकि एंगल का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये त्रिभुज है, तो इसमें तो एंगल के मान हमें दिए हुए ही नहीं है ना। एंगल के मान दिए हुए होते तो हम एंगल का जो यूज है वो कर सकते थे, लेकिन एंगल का जो मान है वो हमें नहीं दिया हुआ। जब नहीं दिया हुआ तो हमें तीनों भुजाएं दी हुई है ना बच्चों, ये देखो ना, तीनों भुजाएं हमें दी हुई है, तो इनका यूज करेंगे हम। करेंगे ना, देखना कैसे करेंगे कि पहले हम लिखते हैं इसके अंश में जो हमारा हल रहेगा, इसमें हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, और त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। वह त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, एबीसी और पी क्यू आर की। तो देखना यहां से एक बात देखना आपको, ये जो बड़ी वाली भुजा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के समरूप से दिखाई दे रहे हैं क्या? ये बड़ी वाली भुजा इधर है, तो इसमें तो बड़ी वाली भुजा ये है, इसका मतलब इसके संगत भुजा कौन सी? देखना दिखने में दिखाई दे रही है ना आपको,
यहाँ पे अगर सही स्पष्ट नहीं दिख रहा तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए, देखना बच्चों, बुक खोल के देखिए, बुक में आपको सही दिखाई देगा। जो ये भुजा है ये इसमें बड़ी है, तो इस वाले ट्रायंगल में बड़ी भुजा ये है, मतलब जब बड़ी भुजा के क्या होगी, संगत होगी। और हम पढ़ के आए हैं कि त्रिभुज समरूप कब होता है, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले से आपको यहां समझ लेना है कि तीनों संगत भुजाएं देखें तो देखना इसके बड़ी भुजा की ये, तो इसका मतलब 3√3/6√3, मतलब AC के संगत भुजा PR। और देखना यहां से, अब ये देखना ये छोटी दिखाई दे रही है, इसमें भी ये छोटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब AB के संगत भुजा कौन सी, RQ, और BC के संगत भुजा PQ। ठीक है बच्चों, अब देखना हम लिखते हैं तीनों संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। यहां से देखेंगे कि AC की संगत भुजा कौन सी, अनुपात मतलब संगत भुजाओं का अनुपात हमें देखना है ना। तो AC के संगत भुजा ये बड़ी वाली इसमें, तो PR। तो देखना देखते हैं, तो AC का मान कितना है बच्चों, 3√3/PR का मान कितना, 6√3। तो √3 से √3 कैंसिल, अब ये 3 से सरल हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 आ गया ना बच्चों। अब देखना इधर, अब ये जो संगत भुजा है ये छोटी वाली भुजा, उधर भी वैसे देखा जाए वो छोटी वाली भुजा है, तो इसका मतलब AB के संगत भुजा कौन सी है बच्चों, AB के संगत भुजा कौन सी है, AB के संगत भुजा PQ है। तो AB के संगत भुजा, तो AB में किसका भाग, PQ का, तो ये 3.8/7.6 करेंगे बच्चों, तो दशमलव से दशमलव कटेगा, और ये 38 दूनी छिहत्तर होता है, तो 38 में 38 का भाग दिया 1, 76 में 38 का भाग दिया 2, इसका मतलब ये भी 1/2। अब देखना बच्चों ये बच गई, तो ये बची हुई भुजा BC/P, BC 6 और ये 12, और ये कितना आ गया, ये भी 1/2। इसका मतलब बच्चों यहां से देखना तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, कि AC/PR बराबर AB/PQ बराबर BC/QR, PQ नहीं, AB/QR, और ये यहां पर PQ बराबर 1/2। तो यहां तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर है बच्चों, तो देखना कौन सा नियम लगेगा, SSS नियम से, क्या है, SSS नियम से त्रिभुज कौन से समरूप होंगे, देखना बच्चों त्रिभुज समरूप कौन से होंगे, देखना ये 3.8, ये 3√3, तो यहां से समरूप कौन से होंगे, ABC बराबर कौन से त्रिभुज समरूप होंगे बच्चों, हमें पहले तो देखना ये कोण C का अगर मान ज्ञात करना चाहें, कोण C का अगर हम मान ज्ञात करना चाहें तो कितना आएगा, यहां से हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखना ये 180, तो ये A और B तो हमारे पास 140 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण C का मान कितना आएगा, 180 में से 40 घटेगा तो कितना, कोण C का मान हमारे पास 40 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये कोण हमारे पास 40 डिग्री आ गया है। अब देखना 80 डिग्री का जो एंगल है इसको बनाने वाली भुजा, एक तो ये बड़ी बड़ी भुजा, ये 80 डिग्री का एंगल होगा, ये तो पता चल गया हमें 80 डिग्री का एंगल होगा यहाँ इसमें। अब देखना ये कितने डिग्री का एंगल, इसमें जो B है इसमें P कितने डिग्री का होगा, देखना एक बात देखना आप, एक बात देखना, इसमें 6 है, इसमें ये 12 है, और इसमें ये 6√3 है। तो देखना ये 3√3 इसके संगत भुजा थी इसके, और ये 12 इसके संगत भुजा है, तो ये वाला जो एंगल है वो कौन सी भुजा से बन रहा है, ये भी चेक करना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए देखना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखना ये वाला जो कोण था वो इस संगत इस भुजा और इस भुजा से बन रहा था, तो देखना ये वाला कोण, तो देखना इसके संगत भुजा वो थी और इसके संगत भुजा ये थी, तो इन दोनों भुजाओं से कोण बन रहा है, तो ये 80 डिग्री हो गया। अब देखना इसके संगत भुजा इसमें वो है, इसके संगत भुजा यही तो थी, और देखना इसके संगत भुजा ये है, तो इसका मतलब इन दोनों भुजाओं पे जो कोण बनेगा
वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, और ये कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा। इसका मतलब बच्चों कोण P का मान हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, अब देखना हमें वैसे ही लिखना है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि ए, तो ए पहले मैं यहां लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप का निशान ये होता है त्रिभुज। अब देखना ए एंगल किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो पहले क्या लिखना है आर, उसके बाद बी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो आर क्यू, उसके बाद बच गया पी, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज आर क्यू पी के, यहां से कि ए बी भुजा की संगत भुजा क्यू आर है, ये पता चल रहा है, ए बी के संगत भुजा क्यू आर ही थी देखना इनसे, और बी सी के संगत भुजा क्यू पी, तो देखना यहां से बी सी के संगत भुजा ये क्यू पी है, ये फर्स्ट और थर्ड, ए सी के संगत भुजा आर पी, तो देखना ए सी के संगत भुजा आर और ये पी थी, ठीक है, तो हमने सही लिखा है। उसके बाद में लिखना है कि क्या लिखना है, उसके बाद में हमें ये लिखना है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यहां से हमें लिखना है उसके बाद में कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा कि कोण C बराबर कोण P होगा, कोण C का मान 40 डिग्री है और कोण P का मान भी 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है। अब चलते हैं हम उदाहरण नंबर, इससे अगले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और एग्जाम्पल्स आपको स्वयं को करने हैं। ठीक है बच्चों, देखना अगले वाला जो उदाहरण नंबर हमारा रहेगा 7, उदाहरण नंबर 6 आप खुद कर लेना, उदाहरण नंबर 7 में आपको बता रहा हूं। उदाहरण नंबर 7 है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक लड़की, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे, बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखना क्या क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की है, बल्ब लगे एक खंभे से। तो देखना मैं इस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से बताता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई खंभा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब यहाँ लगा हुआ है जो चमक रहा है, ये बल्ब लगा हुआ है जो यहाँ पे इधर रोशनी फैला रहा है, ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बल्ब लगा हुआ एक खंभा है, ये क्या है, एक खंभा है, ये बल्ब लगा हुआ एक खंभा है। ठीक है, बल्ब लगे हुए एक खंभे के आधार से परे,
अब ये इसका आधार है, आधार का मतलब नीचे का जो एकदम से जहां से खंबा ऊपर की तरफ जा रहा है ये आधार है। इस आधार से परे का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि मेरे से परे चले जा, मतलब दूर जा रही है, मेरे से परे जा, ऐसे बोलते हैं ना हम बोलने में कि मेरे से परे जा भाई, मेरे को तेरे से कोई काम नहीं है, तो बोलते हैं ना, इसका मतलब मेरे से दूर जा। इसका मतलब खंबे से परे, परे जा रही है वो, कितने किलोमीटर प्रति सेकंड, कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो जा रही है, उसकी चाल है लड़की की, लड़की की चाल कितनी है, लड़की की चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये बोल रहा है कि अब जो बल्ब है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है भूमि से, यही भूमि है, इससे 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बोल रहा है। उसके बाद में देखना तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात। अब देखना ये चलती चलती 4 सेकंड के बाद, मैं मानता हूं कि 4 सेकंड के बाद ये लड़की है वो यहां पहुंच गई, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं लड़की को। 4 सेकंड के बाद में ये लड़की यहां पहुंच गई। ठीक है, अब ये लड़की जब यहां पहुंच गई, ये लड़की यहां पहुंच गई, कितने सेंटीमीटर लंबाई की है लड़की, लड़की की लंबाई कितनी है भाई, 90 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। इस लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और ये 3.6 मीटर है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, याद रखना। ठीक है, तो देखना अब इसकी छाया की लंबाई, अब देखना ये लड़की जब चल रही है तो इसकी छाया इधर पड़ेगी, तो मतलब ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखना मैं पहले इसको ऐसे मिला रहा हूं, अब मैं इस लड़की को थोड़ा ऐसे कर रहा हूं, ये वाला मैंने इसको नाम दे दिया, ये यहां पर बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये नाम दे दिया मैंने ई है। ठीक है, अरे दे दिया ना, यहां तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ये चल रही है। तो यहां पे आपको पता है बच्चों, जब ये एकदम से खंबा सीधा ही खड़ा होता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, और लड़की भी आपको पता है सीधी खड़ी होती है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है ना, है ना। तो देखना अब लड़की की छाया की, अब पहले तो हमें ये दूरी पता होनी चाहिए, ये तो हम मान लेंगे कि ये एक बार ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास एक बार x है, ये तो हम मान लेंगे, क्योंकि मैथ में जो खेल होता है वो लड़कों आपको पता होगा बच्चों कि मानने का खेल ही होता है। ठीक है, अब हमें पहले ये b पता होना चाहिए कि b कितना है। अब आपको पता है ये लड़की यहां से चली, कितनी चाल थी उसकी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और 4 सेकंड में यहां पहुंची है, तो इसका मतलब लड़की के द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना चाहें, हम यहां से लिखेंगे कि लड़की द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी, अरे 4 सेकंड में ये यहां पहुंची है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कौन सी है, बी है, तय की गई दूरी बी, यही है, 4 सेकंड में यहां पहुंची है। देखना क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ये कि 4 सेकंड बाद हमें उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब ये 4 सेकंड तक यहां पहुंच गई, उसके बाद हमें इस लड़की की छाया जो गिर रही है ना वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखना यहां से हमें पता है कि दूरी, आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, अरे पढ़ा है ना बच्चों। तो दूरी की बात करें तो दूरी बराबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय होगा ना। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो ये b जो दूरी है वो चाल गुणा समय, चाल कितनी है 1.2 गुणा समय कितने कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद। अब आपको पता है 12 चौक 48 होता है ना, तो ये कितनी आ गई 4.8, ये मीटर 4.8 मीटर, यहां तक की जो दूरी है वो 4.8 मीटर आ गई। हमने कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया है यहाँ पे, हमें छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल हमारे पास है 1.2 मीटर प्रति सेकंड और समय है 4 सेकंड, इसका मतलब
4 सेकंड के बाद उसकी जो दूरी है वो लड़की कहां तक पहुंचेगी, वो यहाँ ई बिंदु तक पहुंचेगी। तो हमने ये बी ई याद कर लिए। उसके बाद में देखना, उसके बाद में हमें अब इसकी छाया की लंबाई मतलब ये ए सी हमें ज्ञात करनी है। पहले हम इस त्रिभुजों को देखना, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज मैं इन दोनों को अलग अलग बना रहा हूं। ये मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने डी, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, डी दे दिया, ठीक है। अब मैं देखना इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना रहा हूं। ये तो हमारे पास छोटे वाला त्रिभुज है, क्या है, डी, समझने के लिए डी ई और सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। अब देखना बड़े वाला बना रहा हूं मैं, ये बड़े वाला इस प्रकार है, ए बी और ये सी, ठीक है, ये ए बी सी है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। और ये कोण देखना इन दोनों में समान है क्या, ये कोण दोनों में, इसमें भी ये कोण आ रहा है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी ये कोण आ रहा है। इसका मतलब ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बराबर ही होगा ये कोण। ये 90 डिग्री का ये कोण इसमें बराबर आ रहा है। तो देखना यहां से हम दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। एक बात देखना, यहां से हम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, डी ए सी की बात कर रहे हैं। दोनों त्रिभुजों की बच्चों हम बात कर रहे हैं। तो देखना दोनों त्रिभुजों में आपको पता है कि कोण बी बराबर कोण ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्येक स्थिति में कितने डिग्री के कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहां हम लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण ई। कैसे, कि प्रत्येक स्थिति में कितने डिग्री का कोण है, प्रत्येक स्थिति में 90 डिग्री के कोण है। प्रत्येक स्थिति में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो और कोण सी ये वाला, कि कोण यहां से लिखेंगे कोण ए, अब इसमें सी बी, सी कोण बीच में आएगा, बराबर यहां लिखेंगे कोण डी सी ई, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अरे ये कैसे कोण है, ये हमारे पास कैसे कोण है, ये हमारे पास उभयनिष्ठ कोण है। तो देखना जब ये दोनों कोण बराबर होंगे, तीसरे वाला ए और ये तीसरे वाला डी अपने आप बराबर होगा। मैंने अभी पीछे बताया है कि दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, ए उपनियम से, मैंने आपको बताया था दो कोण जब बराबर हैं तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि ए उपनियम से, ए उपनियम से हम लिखेंगे। देखना क्या लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी के। देखना मैंने सही लिखा है क्या, ये समरूपता का, क्योंकि कोण ए बराबर कोण डी होगा पता है आपको, और कोण बी बराबर कोण ई है ही, और कोण सी है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मैंने ये बात सही लिखी है। और आपको पता है कि जब ये समरूप होंगे तो समरूपता होती है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों समरूप होंगे, देखना मैं यहां लिख रहा हूं कि थोड़ा साइड में इधर देखना, समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखना यहां से ए बी के संगत भुजा डी ए है ना, तो मैं यहां से लिखूं कि ए बी के संगत भुजा कौन सी, ए बी बटे डी ई बराबर, क्योंकि ए बी के संगत भुजा डी ई, और देखना ये नीचे वाला आधार है, ये भी आधार है, तो बी सी के संगत भुजा कौन सी, ए सी। सही लिखा है ना बच्चों, ये इसमें आधार है BC और ये इसमें है, तो इसके और वो तो कर्ण है आपको पता है। तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूं, पहले थोड़ा BE याद रखना बच्चों, ये 4.8 लिखी हुई है ना,
हाँ, देखना अब यहां से देखते हैं कि हमें पता है ए बी का मान कितना है 3.6 मीटर में है। अरे मीटर में है 3.6 मीटर। और देखना डी ई का मान हमें 90 सेंटीमीटर। तो देखना ये मीटर में लिया है तो इसको भी मीटर में लेंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो उसमें 100 का भाग देते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। देखना मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूं कि मीटर है, जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे 100 से, और जब सेंटीमीटर है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पहले रुकना 1 मिनट, यहां कि मीटर है, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसका मतलब 100 से गुणा करने पर वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और जब सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर को 100 से भाग करने पर वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखना जब 90 को 100 से भाग करेंगे, 90 को 100 से भाग करेंगे तो देखना 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब नीचे एक शून्य है, नीचे एक शून्य है तो कितने अंक से पहले पॉइंट लगेगा, एक अंक से पहले, और एक अंक 9 ही है तो 9 से पहले दशमलव लग गया तो ये कितना आ गया 0.9। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है मैंने, ठीक है। अब देखना आपको पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि BC किसके योग के, BE प्लस EC के बराबर होगा। BC की जगह हम लिख सकते हैं ना, यहां से देखना BC बराबर BE प्लस EC लिख सकते हैं। तो BC की जगह BE प्लस EC बट्टे नीचे EC का EC है, और EC हमें पता है कितना है x है। अब जब इसमें दशमलव में इसका भाग, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये 36 बट्टे 9 हो जाएगा। 36 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 बराबर BE का मान हमारे पास 4.8 और EC हमने x माना है और ये EC x। अब देखना इधर, अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब इनको आपस में क्या करेंगे, वज्र गुणा, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x और 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा 4.8 प्लस x। मतलब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या वापस आती है, आपको पता है। तो देखना अब ये इधर प्लस का x है, ये इधर 4x है, ये प्लस का x है, इधर आके किसका होगा माइनस का, तो 4x माइनस x बराबर 4.8। जब 4x में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा 3x बराबर 4.8। तो x का मान कितना आएगा 1.4 एकम 4, 3 6 के 18, बीच में दशमलव है 1.6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो x है वो हमें ज्ञात करना था। ये क्या थी, इस लड़की की छाया की लंबाई थी। लड़की की छाया की लंबाई हमारे पास कितनी निकल के आ गई, x बराबर 1.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में निकल के आई है 1.6, ये मीटर में हमारे पास निकल के आई है। तो मेरे को उम्मीद है कि हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं तो वो आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। और जो आगे वाली जो प्रश्नावली है 6.3 की जो प्रश्नावली है उसमें मैं पहला क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, पहला क्वेश्चन आपको खुद को करना है। पहले वाले में एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, 1 या 2 क्वेश्चंस और आपको स्वयं को करने हैं। और चलो मैं आज ये बता देता हूँ वो 2 क्वेश्चंस और उसके 6.3 प्रश्नावली के, जिससे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो। और आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें एग्जाम्पल और हैं वो आपको खुद को करने हैं। एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल आपको जो सुविधा के लिए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। देखना आगे वाला 6.3 की प्रश्नावली का पहले वाला
प्रश्न है 6.3 के प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला है कि हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो देखना इसमें से मैं आपको पहले वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद को कर लेना है। मैं इसमें बता रहा हूं आपको चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पहले वाला खुद को कर लेना है, दूसरे वाला कर लेना है, तीसरे वाला भी कर लेना है। मैं चौथा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ये डी ए नहीं सॉरी, ये यहां पर एम है, ये यहां पर एन है और ये यहां पर एल है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 2.5 है और ये यहाँ पे 70। ठीक है, अब ये रहा देखना ये 70, ये पी क्यू और आर, ये 5 है, ये 10 है। तो देखना बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया है कि अब हमें एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इसका मतलब आपको यहीं से दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पर समरूपता की कसौटी, अगर ये समरूप होंगे तो कौन सी समरूपता के नियम का यूज होगा, एस नियम का यूज होगा, भुजा कोण भुजा नियम का यूज होगा। तो देखना, और क्योंकि आपको दो भुजाएं भी दी हुई है, इसमें भी दो भुजा। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये समरूपता अगर एक कोण दिया गया है तो जिस भुजाओं से कोण का निर्माण हो रहा है, इस भुजा से इस कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखना, इस भुजा और इस भुजा से इस कोण का निर्माण हो रहा है। तो हमें इन जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं, इनका अनुपात हमें देखना है कि बराबर है तो ये समरूप होंगे। तो देखना पहले देखते हैं 2.5 के संगत भुजा ये वाली और 5 के संगत भुजा ये वाली। देखना ये एक तरीके से इसके ही संगत, क्योंकि ये जो कोण है इन दोनों भुजाओं से निर्मित हो रहा है, तो मैंने ये बताया था आपको, और ये कोण इन दोनों भुजाओं से बन रहा है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात ही देखेंगे। तो देखना यहां से इसके संगत भुजा देखना यही दिखाई दे रही है ना, इसके संगत भुजा यही दिखाई दे रही है। तो देखना हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एम एन के संगत भुजा कौन सी, पी क्यू एम एन बट्टे पी क्यू देखेंगे तो ये 2.5 बट्टे 5। अब जब ये दशमलव हटेगा बच्चों, तो मैंने बताया है कि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं ना, नीचे उतने ही क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 बट्टे दशमलव के बाद में एक अंक है तो नीचे एक शून्य, 25 बट्टे 50 तो ये 1/2, क्योंकि 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। अब देखना, अब बची हुई जो संगत भुजा एम एल बट्टे क्या, एम एल बट्टे क्यू आर, क्योंकि ये बची हुई उसके संगत हो गई। तो एम एल 5 बट्टे ये 10, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब दो जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है। यहां क्या लिखेंगे, अतः है, क्या लिखेंगे, अतः है दो संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, एम एन बट्टे पे क्यू बराबर एम एल बट्टे क्यू आर बराबर 1/2। और हमें पता है एक कोण भी बराबर है, कौन सा, कोण एम बराबर है कोण क्यू के। तो ये क्या होंगे, एस कौन सा नियम लगेगा, देखना इन दोनों भुजाओं के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो एस नियम से क्या होंगे, ये समरूप होंगे। अब समरूपता कैसे लिखेंगे, समरूपता हम लिखेंगे कि हमें पता है कि कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज। अब आपको पता है एम एन एल। अब आगे वाला समरूप हमें सीधा ऐसे लिखना है, कैसे लिखोगे, देखना एम कोण किसके बराबर था, ये क्यू के बराबर था, तो पहले लिखना है, क्योंकि एम के बराबर कौन सा एंगल था, क्यू, क्योंकि ये भी 70 ये भी 70। अब आपको देखना एम एन भुजा के संगत भुजा कौन सी थी, पी क्यू, तो इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, ये पी, उसके बाद में बची कौन सी गई, आर। अब देखना यहां से सही हो रहा है क्या, देखना एम के
क्यू कौन बराबर था, एम एन के संगत भुजा पी क्यू थी, तो ये पी क्यू या क्यू पी, और एन एल के, एन वो एन एल के संगत भुजा पी आर, वो देखेंगे बाद में। अब एम एल तीसरे वाले देखना, एम एल के क्यू आर, तो एम एल के क्यू आर संगत भुजा थी। ये दोनों कौन से नियम से समरूप हुए हैं, एस नियम से समरूप हुए हैं। तो मेरे को उम्मीद है अब आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लोगे 6.3 प्रश्नावली का। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वाली क्लास में बताऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही क्लास का आनंद लेते रहिए और हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए। बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें। धन्यवाद।